Good afternoon, friends. You are most welcome to Civil Affairs channel. Today we are going to discuss UPPSC ROARO GS Paper 1, which was conducted on February 11, 2024. Let us begin the topic. अब हम क्वेश्चन नंबर 50 से देखेंगे 50 नंबर। बैंक के लेन देन में पिन PIN का अभिप्राय है, तो इसका आंसर सी है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर से है। यह एक संख्यात्मक पासवर्ड है जो एटीएम कार्ड जारी करते समय बैंक द्वारा ग्राहक को दिया जाता है। अगला है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसमें देश और राजधानी शहर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर सी है। सी मीन्स ए से आप 2 को कनेक्ट करेंगे युगांडा कंपाला। कंपाला युगांडा की कैपिटल सिटी है। बी को 1 से कनेक्ट करेंगे रवांडा की किगाली है। किगाली एग्रीमेंट आपने नाम सुना होगा। सी को आप 4 से कनेक्ट करेंगे किन्सासा, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की है, DRC की। और खार्तूम कहाँ की है? तो खार्तूम है सूडान की। तो डी का 3 है। कंपाला युगांडा की राजधानी, किगाली रवांडा की, किन्शासा कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य की, खार्तूम सूडान की। अगला है, नीचे आपको कथन और कारण दिया गया है। एक ही आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में। तो उसमें डायरेक्शन के बारे में पूछा गया था। आप प्रारंभिक बिंदु से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाते हैं, फिर वहाँ से आप लेफ़्ट मुड़ते हैं 10 किलोमीटर, फिर वहाँ से आप साउथ की तरफ जाते हैं 5 किलोमीटर, या बाएं मुड़ते हैं वहाँ से 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद आप वहाँ से फिर बाएं मुड़ते हैं, या आप किस तरफ जाते हैं, पूरब की तरफ जाते हैं। तो ये आपका पड़ेगा 10 किलोमीटर। तो आप अंतिम बिंदु पर पहुँच जाते हैं। तो ये पूछा गया है कि कितनी दूर है आप। तो प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। या फिर अगर आप लास्ट 5 किलोमीटर को देखें, जो हमने देखा है 10 किलोमीटर, पहले 15 किलोमीटर चले थे, फिर 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से वो जो लास्ट वाला 5 किलोमीटर जब आप चले थे, तो वो उत्तर और पश्चिम की ओर आपका पड़ेगा। तो लोकेश अब अपने घर से उत्तर की दिशा में, जैसा हमने पहले देखा था। अगला देखते हैं, जो कथन कारण देख रहे थे हम। कथन है 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, 5 आइज कंट्रीज़ में आता है। USA है, ब्रिटेन है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 5 ये खुफिया गठबंधन में शामिल देश हैं। कारण आर है, वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो इसका सी आंसर सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 5 आइज गठबंधन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच स्थापित एक खुफिया नेटवर्क है। 5 आइज में शामिल देश स्टोन घोस्ट नामक एक गुप्त सामूहिक डेटाबेस के माध्यम से खुफिया जानकारी साझा करते हैं। अगला पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सही बताना है क्या है। तो इसका आंसर सी है। सी मीन्स पंचायती राज संस्थानों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इसका व्याख्यान देख लेते हैं। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना के शीर्ष पर है। आमतौर पर जिला परिषद के सदस्य होते हैं पंचायती समिति के प्रतिनिधि, राज्य विधानमंडल और संसद के सभी सदस्य जो जिले के एक भाग या पूरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य विधानमंडल और संसद के सभी सदस्य जो जिले के एक भाग या पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। चिकित्सा, जनस्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, अभियांत्रिकी, टेक्नोलॉजी, कृषि, पशु चिकित्सा,
शिक्षा और अन्य विकास विभागों के सभी जिला स्तरीय अधिकारी। पंचायत स्तर का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। और अनुच्छेद 243 टा के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें। Consider the following types of erosion and arrange these in correct sequence in terms of the increasing order of soil loss from the field dirt to these types of erosion। तो इसका आंसर क्या है? सी है। तो सी में क्या बताया गया है? सबसे पहले आएगा आपका बौछारी क्षरण, स्प्लैश इरोजन। फिर आएगा परत क्षरण, शीट इरोजन। फिर आएगा नलिका क्षरण, रिल इरोजन। फिर आएगा अवनालिका क्षरण, अपरदन, गुली इरोजन। तो मृदा अपरदन के चरण नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में जैसे जैसे नुकसान होता है, तो बौछारी क्षरण के बाद परत क्षरण, फिर नलिका क्षरण, फिर अवनालिका क्षरण, अपरदन कहलाता है। तो जैसे पानी की बौछार गिरती है तो बौछारी क्षरण हुआ पहले। जैसे बूंद पड़ती है तो थोड़ी सी मिट्टी उड़ती है। फिर बूंद पड़ने के बाद जब बहुत ज़्यादा तेज पानी होता है तो परत निकल जाती है एक ऊपर मिट्टी की। फिर परत निकलने के बाद फिर क्या नालियाँ बन जाती हैं, तो नालियों से मिट्टी का बहाव होने लगता है, नलिका क्षरण। फिर क्या होता है, अवनालिका क्षरण में अपरदन हो जाता है। तो अपरदन मतलब चट्टान भी गिरने लगती हैं, अपरदन होने लगता है, मिट्टी बह जाती है। तो ये सारी चीज़ें होने लगती है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। The summit was held in Lucknow. The summit was inaugurated by the President of India। तो प्राइम मिनिस्टर थे जहाँ तक। पहला है शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। तो इसमें सी है, केवल एक सही है। 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य यूपी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तथा इसका समापन 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। और इसमें कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया? लगभग 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। यूरोप की राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद द रेफरेंस ऑफ द राइन रिवर इन यूरोप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। राइन रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्थ जर्मनी, नदर्न जर्मनी। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। पोर्ट ऑफ रॉटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द रिवर राइन। तो इसमें कौन सा सही है? केवल दो सही है। स्विस आल्प्स, तो जो आल्प्स पर्वत है, तो स्विस आल्प्स जो है से निकलकर भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है, नॉर्थ सी में। और जर्मन का या जर्मनी का प्रसिद्ध शहर बॉन, बॉन सिटी कहलाती है, इसके तट पर स्थित है। यह जर्मनी से प्रवाहित होती है राइन रिवर। राइन नदी पश्चिमी एवं दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। तो वहाँ पे आयरन मिलता है, कोल मिलता है, बहुत सारी धातुएं मिलती हैं। तो औद्योगिक गतिविधि होती है राइन रिवर के आसपास, जर्मनी में। रॉटरडैम का बंदरगाह नीदरलैंड में राइन म्यूज सेल्ट नदियों के डेल्टा में स्थित है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, अरेबियन पेनिनसुला का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री और कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला? ओमान, इराक, कुवैत, सीरिया। तो सही क्या है इसमें आपको बताना है। ए सही है, चौथा केवल सीरिया नहीं है, ओमान, इराक और कुवैत है। अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत शामिल हैं। इराक का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जबकि सीरिया अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है।
बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। इसके संदर्भ में कौन सा सही है? विद रेफरेंस टू द ग्रेट बैरियर रीफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है, बिल्कुल सही। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, ये भी सही है। इसमें दोनों, अच्छा इसमें केवल एक सही है, 2500 किलोमीटर नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कम है। अब देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है, कोरल रीफ है ये। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। तो क्वींसलैंड में पड़ती है ये। क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन है। लगभग 2300 किलोमीटर लंबी है प्रवाल भित्ति, मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। इस प्रवाल भित्ति में लगभग 400 प्रकार की कोरल्स मिलती हैं, 1500 प्रकार की मत्स्य प्रजातियां मछलियां मिलेंगी आपको, प्रकार की मछलियां हैं 1500, और 4000 प्रकार की मोलस्क प्रजातियां मिलती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ऑपरेशन अजय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ऑपरेशन अजय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की। यह युद्धग्रस्त इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर announced the launch of Operation Ajay. It was started to bring back Indians stranded in war-hit Israel. तो इसका सी यानी दोनों सही हैं। हमास इजराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को इसराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया गया था। ज्ञातव्य है कि इस अभियान को लॉन्च किए जाने की घोषणा केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई थी। बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विद रेफरेंस टू द बुरहान उल मुल्क सादत खान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इसमें बी आंसर सही है, बी यानी एक और दो दोनों ही। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। सादत खान वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध। ही टुक पार्ट इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सैयद ब्रदर्स। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध के स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ। इस राज्य का संस्थापक सादत खान था। सैयद बंधुओं के विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र में सादत खान ने सम्राट मोहम्मद शाह का पक्ष लिया था। उसके इस कार्य से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने उसे 5 हजारी तथा 7 हजारी का मनसब दिया और बुरहान मुल्क की उपाधि से उसे विभूषित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें क्या है? आंसर ए, कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये गलत है, बाकी सब सही है। गुन्नार म्यर्दल, ये एशियन ड्रामा लिखा इन्होंने। फिर एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन, जे.एम. कीन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये इनकी बुक्स हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन पुस्तक के लेखक डेविड रिकार्डो है। कौन है डेविड रिकार्डो? अब कथन कारण बताना आपको कौन सा सही है। कथन ए है, सिग्निफिकेंट टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर आर रिक्वायर्ड टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। रीजन आर, a significant number of farmers in many parts of India still rely on monsoon rains and natural soil fertility for agriculture. भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। इसमें कौन सा सही है? तो इसका आंसर डी है। डी में कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देश में जिस तरह से आबादी में वृद्धि हो रही है उसकी तुलना में कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण तथा तकनीकी और संस्थागत सुधार नहीं हो रहे हैं। हालांकि वर्तमान में भारतीय खाद्यान्नों के संदर्भ में आत्मनिर्भर हो चुका है भारत।
फिर भी कृषि क्षेत्र में तकनीकी और संस्थागत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि देश की जनसंख्या वृद्धि दर और कृषि क्षेत्र में तकनीकी और संस्थागत सुधारों की वृद्धि दर में काफ़ी अंतर है। देश के कई हिस्सों में किसान आज भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है, क्योंकि सिंचाई सुविधाएं और उर्वरता की पर्याप्त उपलब्धता अभी भी देश के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 1960 में स्थापित किया गया। दूसरा है 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज established at Pantnagar, Uttarakhand, erstwhile part of Uttar Pradesh in 1960. During 1901 to 1905, 6 agricultural colleges were established at Kanpur, Pune, Sabor, Nagpur, लायलपुर एंड कोयम्बटूर। तो इसमें एक और दो दोनों ही क्या है, करेक्ट है। अच्छा जी। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा वहाँ पर हुई। इसकी स्थापना एकीकृत शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार से खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना 1905 में पूसा, बिहार में हुई। 1907 में पुणे में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। बाद में 1901 से 1905 के बीच कानपुर, सबौर, नागपुर, लायलपुर में कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए। यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी? तो इफ़ द 25th of October in a year is Thursday, the number of Mondays at the month is 5. तो इसमें देख लेते हैं, 25 अक्टूबर में से गुरुवार है तो -21, 4 अक्टूबर आएगा -3 और गुरुवार -3 सोमवार आएगा। 1 अक्टूबर को सोमवार है, 8 अक्टूबर को सोमवार है, 15 अक्टूबर को सोमवार है, 22 अक्टूबर को सोमवार है, 29 अक्टूबर को सोमवार है। तो 21 दिन है। विषम दिन का मतलब 0 होता है। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 0 बचेगा। तो अक्टूबर महीने में सोमवारों की संख्या 5 होगी। अगला है, कथन और कारण बताना है। भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिम राज्यों में की जाती है। असर्शन ए, रबी क्रॉप्स इन इंडिया आर predominantly cultivated in northwestern states like पंजाब एंड हरियाणा। और अब कारण आर बताना है। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। रीज़न आर द सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप्स in these states depends on the rain due to western tropical cyclones during winters। तो इसका ए आंसर सही है। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। तो भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। हालांकि रबी फसलों की खेती देश के अन्य भागों में की जाती है। रबी की फसल शीतकालीन फसलें होती हैं। उत्तरी भारत मुख्यतः उत्तर पश्चिमी में शीतकाल में मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को उपोष्ण पछुआ जेट पवने तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी भारत, संपूर्ण उत्तरी भारत तक खींचे लाते हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में कहा जा रहा है, जिससे यहाँ शीतकालीन हल्की वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन दिया गया है, जबकि वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अतः इस आधार पर कथन को गलत माना जा सकता है। तो उस हिसाब से उत्तर बी भी सही हो सकता है।
अगला नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कारण आर है लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान करता है। रीजन आर अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय अ बिजनेसमैन। तो इसका ए सही है। कथन आर कारण दोनों सत्य हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। लेखांकन यानी अकाउंटिंग को व्यवसाय की भाषा कहा गया है। जिस प्रकार भाषा का मूल कार्य संप्रेषण के माध्यम प्रदान करना है, कम्युनिकेशन का माध्यम बनना है, ठीक उसी प्रकार लेखांकन व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षों को व्यवसाय प्रचालन के परिणामों के बारे में सूचित करता है। लेखांकन अभिलेखों की सहायता से व्यवसायी निश्चित अवधि के लिए लाभ अथवा हानि ज्ञात कर पाता है तथा निश्चित अवधि के अंत में वित्तीय स्थिति के बारे में सभी हित रखने वाले पक्षों को सूचित करता है। लेखांकन का कार्य संख्यात्मक सूचना देना है जो कि मुख्यतः वित्तीय प्रकृति की होती है, आर्थिक इकाइयों के विषय में होती हैं तथा जिनकी आवश्यकता आर्थिक निर्णय लेने में होती है। अगला है कथन कारण बताना है। कथन है सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। कारण आर है शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारी हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इसमें ए आंसर सही है, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। देख लेते हैं शीतकाल में भारत में मानसून के निवर्तन के कारण उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा नहीं होती या बहुत कम होती है। हालांकि इस कारण कोरोमंडल तट पर पर्याप्त वर्षा होती है। उत्तर भारत में शीतकालीन हल्की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। शीत ऋतु के दौरान उपोष्ण उच्च वायुदाब के हिमालय के दक्षिण में स्थापित होने के कारण उत्तर भारत में उच्च दाब उत्पन्न होने से देश के अधिकांश भाग पर उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का विस्तार होता है। अगला है सूची एक को दो से सूची दो से आपको मैच करना है। मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कंट्री है एक में, देश है दूसरे में, उसके द्वारा जीते गए मेडल्स है। हांगझाओ एशियाई खेल 2023 में प्राप्त पदकों की संख्या। टोटल मेडल्स वॉन्स ऑन हांगझाओ एशियन गेम्स 2023 इन चाइना। तो चाइना ने कितने जीते हैं? चाइना ने जीते हैं 383। फिर जापान ने कितने जीते हैं? जापान ने जीते हैं 100, कितने जीते हैं जापान ने? जापान ने 188 जीते हैं। फिर साउथ कोरिया या रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने कितने जीते हैं? 190 जीते हैं। भारत ने कितने जीते हैं? 107 जीते हैं। तो 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हांगझाओ चाइना में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य हुआ। इन खेलों की अंतिम पदक तालिका का विवरण इस प्रकार है। चाइना 383 पदक, दूसरे पे जापान 188, तीसरे पे साउथ कोरिया 190, चौथे पे भारत 107, पाँचवें में उज्बेकिस्तान 71। लोकेश वाला हम पहले देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला गया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अपने घर से किस दिशा में है वो? फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 kilometers to the north. Then he turned west and covered 10 kilometers. Then he turned south and covered 5 kilometers. Finally turning to east, he covered 10 kilometers. In which direction is he from his house? तो वह कौन सी दिशा में है? उत्तर की दिशा में है, नॉर्थ में। डायग्राम आप फिर से देख लीजिए इसका, कैसे कैसे चला है। सबसे पहले 15 किलोमीटर नॉर्थ चला है, फिर लेफ्ट टर्न हुआ है 10 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न हुआ है 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न हुआ है 10 किलोमीटर। तो ऐसे उसने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और अपनी ही शुरू के पाथ में आ गया वो। तो इसलिए 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है अभी वो अपने प्रारंभिक बिंदु से। 5 नहीं, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर है अपने प्रारंभिक बिंदु से क्योंकि वो 15 किलोमीटर चला था और बस लौटा कितना है? 5 किलोमीटर ही लौटा है वो,
इसलिए 10 किलोमीटर अपने प्रारंभिक बिंदु से वो उत्तर की दिशा की ओर है। अब आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। पहला है अकादमी का नाम, दूसरा स्थापना वर्ष। तो राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ, तो ये 1962 में इसका स्थापना वर्ष था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, 1963 स्थापना दिवस था। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, 1975 स्थापना दिवस। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, 1986 स्थापना दिवस। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं।